शुक्रिया अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब्बास भाई ने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस बात का आगाज़ किया कि वक्फ एक्ट जो 2024 है, अमेंडमेंट बिल है, इसकी मुखालफत होना चाहिए। मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में 30 सेकेंड दूँगा। 2020 में मैं जब इसका बेदारी प्रोग्राम शुरू किया तो हज़रत के पास गया मैं, और हज़रत ने मुझे एक तवील वक्त दिया और पूरे हिंदुस्तान के वक्फ के कारगुजारी, उसकी मौजूदा सिचुएशन पे एक तवील डिस्कशन हुआ और ये लखनऊ से इसका अभियान शुरू हुआ। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा स्टेट में स्टडी किया गया, समझा गया, और जो क्रक्स था पूरा इस अभियान का बिहार और उत्तर प्रदेश था, दिल्ली था। चूँकि हमें हिंदी बेल्ट में पिछले 70 साल से किसी तरह का रिफॉर्म वक्त में नहीं हुआ था। अब बिल के पे अगर हम फ़ौरन आ जाएं तो बिल का एक्ट जो है 2023 से सरकार काम कर रही थी और इसमें तकरीबन उसने आधे दर्जन प्रोग्राम मुख्तलिफ सूबे में और हेडक्वार्टर पे किया। हमें इस बात का इल्म था, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ थे, या तमाम वो लोग जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इल्म था कि बिल में क्या क्या तब्दील होना है, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट था वो उसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं क्विकली इस पर रिस्पांस करूँगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अभी हमारे एक प्रोफेसर साहब ने और अब्बास भाई इससे पहले के लोगों ने डाला है। इसके 3 पहलू अहम हैं पूरे बिल के, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बचा नहीं है। 44 अमेंडमेंट हैं इसमें, और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के तारीख में मैक्सिमम 20 या 21 अमेंडमेंट हुए हैं एक एक्ट में, लेकिन ये 44 अमेंडमेंट है। अब इसका कोई वजूद नहीं बचा है। 3C, 3A, 3B, तमाम 40A सेक्शन, तमाम इनकी अगर तारीखी अगर स्टडी करेंगे तो 1995 का एक्ट और तो 1930 के एक्ट के को पस मंज़र में रखते हुए इसको एक तरह से ड्रिल कर दिया गया है। और इसके पीछे जो ख़ास बात है कि अब वक्फ नहीं कहा जाएगा। गौर करने की बात है कि जैसे कनॉट प्लेस को हमने राजीव चौक के नाम से तब्दील कर दिया गया, बहुत शहरों का नाम जो है हमने तब्दील कर दिया गया, तो हम इसको वक्फ के नाम से ऑनवर्ड नहीं जानेंगे। उसका नाम होगा उम्मीद। उम्मीद जो है इसकी प्रियम्बल से शुरू होता है और आने वाली नस्लें जो हैं अब वक्फ के नाम से महरूम हो जाएंगी। जो ख़ास बात है, मैं जो आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा, मेरे गवर्नमेंट के पैनल से बात हुई तो मेरे 3 सवाल थे उनसे कि क्या किसी मुसलमान को 5 साल का अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि उसकी एंट्री 5 साल की उम्र की, यानी उसकी मियाद इस्लाम में दाखिल होने की 5 साल है, इसका लॉजिक क्या है? क्या 1 घंटे का इस्लाम और 100 साल के इस्लाम में कोई फ़र्क कर पाएंगे? हु विल इशू द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट कि ये 5 साल का मुसलमान है? इसका मतलब जब वो डिफ़ाइन किया कि वक्त में कौन कौन हो सकता है, तो 5 साल का एक नया ईमान में दाखिल होने वाला वो वक्फ यूज़र हो सकता है, वक्फ क्रिएट कर सकता है। दूसरा, जिस पे डीएम की जो बात हो रही जिला अधिकारी का, ये बहुत बारीक और कम्प्रिहेंसिव है। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। 3 तरह की वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। एक वक्फ में रिकॉर्ड है जिसकी तादाद बताया अभी अब्बास भाई ने। एक वक्फ जो राजस्व में रिकॉर्ड है लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं है, लेकिन उसकी नवैयत जो है, कैफियत जो है वक्फ की है। एक बड़ी तादाद है जो वक्फ यूज़र के नाम से जाना जाता है, जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार उस पर एक तरह से बैरिकेड लगाना चाहती है कि यू विल नॉट कंटिन्यू एज ए वक्फ यूज़र एनी इबादतगाह, एनी वक्फ अमलाक। तो काबिल गौर ये बात है कि अगर डीएम को आप इस बात का अधिकार देने जा रहे हैं कि डीएम ही फाइनल अथॉरिटी होगा टाइटल फाइनल करने के लिए, मिसाल के तौर पे जैसा बताया गया और जो लिखा हुआ है कि डीएम की जो फाइनल डिसीजन होगा कि वेदर इट इज ए गवर्नमेंट लैंड और वक्फ, और उसमें ज़्यादा वक्त की बात नहीं है क्योंकि बात हो चुकी है। इसमें जो बारीक बात ये समझने की है कि कोई भी टाइटल डिसाइड करने के लिए हमारे यहाँ लीगल फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि वो जुडिशियल तरीके से टाइटल तय होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लैंड है या कोई वक्फ लैंड है तो उसका टाइटल डीएम या एडिशनल कलेक्टर को तय करने का अख्तियार नहीं है। बिहार में हाल ही में
पिछले हफ्ते एक आदेश आया हाई कोर्ट का कि डीएम को इस बात का अख्तियार नहीं है कि ज़मीन के टाइटल का वो फैसला करें। इट मीन्स ये नल एंड वाइड है, डीएम का जो अधिकार है वो नल एंड वाइड है। तो कहने का मतलब सरकार ने इसको होमवर्क नहीं किया है और सरकार की जो मंशा है ज़्यादातर पॉलिटिकल है। और जैसा कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन की जो बात है वो भी 100% पॉलिटिकल है, रेशनल नहीं है। किसी 23 मेंबर में 11 नॉमिनेटेड हो जाएं तो फिर उसका वजूद क्या है, और सब उन्हीं के हैं। और आप गौर से देखेंगे मुस्लिम एमपी और विधायक की बात नहीं है उसमें, इनडायरेक्ट वे में। तो आप उसके तरफ से ध्यान को हटा के कंसंट्रेट करें कि क्या वक्फ का जो एक्चुअल क्रक्स है इस अमेंडमेंट में बचा है कि नहीं बचा है। तो सवाल का जवाब ये है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कह के कंप्लीट करूँ कि र्यूमर जो है अब्बास भाई पिछले 2 साल से फैलाया जा रहा है कि कहीं भी वक्फ के बोर्ड लगा दिया जाए तो ये वक्फ मान लिया जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि केरल में या मद्रास में एक ऐसा गांव था जो 1500 साल पुराना था और उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना झंडा लगा दिया और पूरा गांव और 1500 साल पुरानी प्राचीन मंदिर वक्फ बोर्ड की अमलाक हो गई। ये किसने किया? ये इसी एक्ट के तहत हुआ जिसका जो इंचार्ज था डीएम था, कलेक्टर था, वही डिप्टी सर्वे कमिश्नर था और वही डीएम जो है जिलाधिकारी है। उत्तर प्रदेश के केस में मैं बताऊं कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है कि एक पीलीभीत में फुलरिया गांव है। 1890 में एक जमींदार ने 423 एकड़ जमीन वक्फ कर दिया और वो वक्फ है हजरत वो डीड है, अलग खैर है और डीड के साथ है। जैसा कि इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कानून आया जिसको हम बोलते हैं 1951 में लैंड एवोल्यूशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट। उस जमींदार से जबरन जो है उस ज़मीन को अधिग्रहण करा लिया गया, जिसको कहते हैं एक्वायर कर लिया गया। एक्वायर करने के बाद उसको 10,000 रुपये 500 की एक बॉन्ड दे दी गया और बताया गया कि तुम्हारी लैंड की वैल्यू है। लेकिन वो डीएम उस वक्त भी उसका चेयरमैन था, ये भूल गया कि उस लैंड एवोल्यूशन एक्ट में एक क्लास था 1947 से पहले कोई भी धर्मार्थ यानी वक्फ और बागात तालाब एक्सक्लूडेड था। लेकिन उसने इंटेंसली जो है उसको पट्टा आए हुए पाकिस्तान से जो हमारे मुख्तलिफ लोग थे उनको पट्टा कर दिया गया। वो किसी 20 एकड़ 50 एकड़ का जमींदार हो गया और जो जमींदार था खुदकास्ट वक्फ का वो जो है मज़ार पे बैठ गया। जब कोई उनका लड़का पढ़ के 2011 में आया तो अपने दस्तावेज को जब पेश किया कलेक्ट्रेट में तो कलेक्ट्रेट ने उसको 2011 में एज ए वक्फ लैंड रजिस्टर कर लिया। जब उसने रजिस्टर कर लिया तो उसको वक्फ बोर्ड में इंदराज हो गया। ये केस इसलिए जानना है कि जिस जिला अधिकारी पे इतना विश्वास किया जा रहा है तो वो जिला अधिकारी 1947 में 49 में 50 में क्या क्या हुआ अयोध्या में सबको मालूम है। वही जिला अधिकारी मद्रास में किया तो 1500 पुरानी मस्जिद थी मंदिर थी उसको भी साफ किया। फुलेरिया गांव में उस जमींदार को बेदखल कर दिया गया और हाल ही में 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जब वो पिटिशनर वादी गया वहाँ पे तो प्राइमा फेसी जज ने देखा और बताया कि जब 1890 में ये ज़मीन वक्फ हो चुकी है, अलल खैर है और ये रिकॉर्डेड है तो अधिग्रहण कैसे हुआ। तो जवाब नहीं था किसी के पास। तो जवाब तरह तरह के आए बहकाने वाले, लेकिन उसके बाद का जो बात है बहुत ही डराने वाली बात है। उस पूरे 75 जिले हजरत 75 जिले में 6 महीने से इस बात की जांच हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि कितनी ऐसी ज़मीन है जो सरकारी लैंड पर वक्फ नोट है। हालांकि सवाल ये था कि कितनी वक्फ लैंड है जिस पर सरकार ने कब्जा किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरा टेस्ट केस यूपी का है ये। दूसरा जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जो है सीओ होगा और वो ज़रूरी नहीं कि गैर मुस्लिम होगा। तो हमें मालूम है कि हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, भाषा क्या है, इसके तमाम इम्पैक्ट होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो आगाज़ है अब्बास भाई की और हजरत की, हम चने के 2 दाल हैं। पहले वक्फ है, बाद में आगा खानी है, बाद में कोई भी है कादियानी है, पहले वक्फ है, अल्लाह के नाम से है और क़यामत तक रहेगी। यकीन है, हमारा ईमान है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह इस लड़ाई का आगाज़ पूरे देश में दूर तक जाएगा और इसकी बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। मैं एक आखिरी बात बताऊंगा मैं अपने लीगल फ्रेंड्स को कि पूरे प्रदेश में तकरीबन अगर 112 या 13 सेक्शन हैं तो 100 सेक्शन पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। हमारा किसी तरह से एक्ट
हमारे फेवर में है, अमेंडमेंट के फेवर में नहीं है। हम लीगली टेक्निकली जो हैं हम पूरी तरह से साउंड हैं, हम इसको लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम यकीन करते हैं कि हज़रत की जो ये लीडरशिप है हमें आगे ले जाएगी और हम इसको हर तरह से मजबूत करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद साहब। अब मैं इसी के साथ आपको एक और ये